हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है। तो मैंने फोर्स के बारे में लास्ट वीडियो में आपको बताया है, चैनल पर आप जाकर सर्च करना। लास्ट वीडियो जो है उसमें फोर्स के बारे में समझाया गया है कि फोर्स क्या है। ठीक है। तो लेसन लेंथी हो रहा था तो मैंने इसको पार्ट्स में कवर किया है। ठीक है। पार्ट 1 चैनल पर जा चुका है, अब आप लोग उसको चेक कीजिएगा। और अब हम शुरू करेंगे एक्टिविटी 11.4। ठीक है। तो फोर्स का तो मैंने बताया था कि फोर्स में पुश और पुल होता है। जैसे हम कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर जैसे एक बॉल को ही ले लेंगे, तो हम अगर एक बॉल को पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, तो उसमें यानी कि तो उसमें जो हम उसको फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। और अगर दूसरा व्यक्ति उसको अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है, उसको रोक रहा है, इसको स्टॉप कर रहा है, तो वो भी इसको फोर्स लगा रहा है। ठीक है। तो पुश, अगर किसी ऑब्जेक्ट में पुश और पुल है तो वो फोर्स है। ओके, चलिए तो एक्टिविटी 11.4 शुरू करेंगे। आपको क्या करना है कि टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.3। आपको एक बॉल लेनी है, उसको एक लेवल सरफेस पर एक्टिविटी 11.3 में जैसा आपने किया था वैसे ही करना है। मतलब कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, एक बॉल लेनी है आपको। ठीक है। तो बॉल को आपको क्या कहते हैं, उसको मोशन कराना है, मतलब उसे फिसालना, उसे धकेलना है, उसको पुश करके धकेलना है। और एक जो स्केल है, आपको ज्योमेट्री बॉक्स से हमें स्केल लेना है। ठीक है। और उसको क्या करेंगे हम, नाउ प्लेस द रूलर फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स इन इट्स पैथ एज शोन इन फिगर 11.8। रूलर को या स्केल को मतलब ऐसे करके रख देंगे, ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। फिर जब हम बॉल उसकी स्केल की तरफ को धकेलेंगे तो उसका डायरेक्शन नोट करना है, और फिर वो वहाँ से नीचे की साइड आएगी तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसको वो नोट करना है। तो जो एंगल बन रहा है उस तरीके से उसको नोट करेंगे, और जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी हम नोट करेंगे कि बॉल किस तरीके से गई है और कहाँ कहाँ पर कितना कितना वो बढ़ी है आगे। ठीक है। तो सिंपल है, आप लोग कर लेंगे खुद ही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल्स। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स को हम कंसिडर करते हैं। इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। ओके, तो वॉलीबॉल का एग्जाम्पल है, तो पुश करके ही वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। क्रिकेट में भी ऐसे ही होता है। ठीक है। बैट्समैन क्या करता है, जब बॉल को धकेलता है वो अपनी तरफ मारेगा बैट से, तो वो क्या करेगा, उसको पुश करेगा, है ना, तो वो इस पर फोर्स लगा रहा है। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केस। इन दोनों ही केसेस में क्या जो मोशन था उसका, डायरेक्शन ऑफ मोशन था बॉल का, क्या वो कुछ चेंज हुआ है। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। ठीक है। इन दोनों ही एग्जाम्पल में, सारे एग्जाम्पल्स में जो स्पीड थी डायरेक्शन की वो चेंज हुई है, क्योंकि उसका जो फोर्स है, जो एप्लीकेशन थी फोर्स की वो चेंज हुई। जैसे कि हमने बैट से मारा, ठीक है, क्रिकेट जो बैट्समैन है तो उसने मारा, तो बॉल की जो डायरेक्शन चेंज हुई क्योंकि दूसरी तरफ से उसने रोका, ठीक है, प्लेयर ने, तो वो डायरेक्शन उसका चेंज हुआ। ओके, तो कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड। क्या आप इस तरीके के और भी एग्जांपल दे सकते हो। अ चेंज इन अदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज, ठीक है, या फिर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज, या दोनों ही। इज डिस्क्राइब्ड अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये जो डिस्क्राइब की जाते हैं मोशन की स्टेट चेंज में डिस्क्राइब की जाते हैं कि उसकी स्टेट चेंज होती है। दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आ चुका है आपको। ठीक है। डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसकी स्टेट जो है फोर्स में चेंजेस होने से चेंज होती रहती है। लेट अस फाइंड आउट। आइए इसको हम फाइंड आउट करते हैं। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अ हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर हैवी बॉक्स है मान लीजिए, अगर हम उसको सरकाएंगे, उसको नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई इन द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट, जितना फोर्स आप उसको लगा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि वो हो जाएगा। ठीक है। जैसे हमने मान लीजिए हैवी बॉक्स है, ये है, ठीक है, हैवी सा बॉक्स है, अगर हम उसको धक्का दे रहे हैं तो वो सरक जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक बॉल को धक्का मारेंगे, सोचिए जरा, तो क्या हम उसको गिरा पाएंगे, बॉल को नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि हम उस पर इतना फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं जितना उसको चाहिए। ठीक है। तो फोर्स का भी एक हिसाब होता है अपना, जितना फोर्स उसको चाहिए तभी वो ऑब्जेक्ट सरक सकता है। जैसे हैवी बॉक्स के हिसाब से अगर हम लगा रहे हैं तो सरका पा रहे हैं, और नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर हम
इस तरीके से अगर वॉल को गिराएंगे तो नहीं गिरा पाएंगे, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक तो ये इसमें क्या होता है, स्टेट को चेंज कर सकता है फोर्स, मैंने बता दिया है ना, स्टेट को चेंज कर सकता है। हैवी बॉक्स है तो नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे मतलब। और अगर जैसे वॉल वगैरह को हम नहीं गिरा पाएंगे क्योंकि हम उस पर इतना फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो यानी कि हमें किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए उस पर उतना ही मैक्सिमम फोर्स लगाना चाहिए जितना उसको आवश्यकता है, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से क्या होता है, ये बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे कि क्या होगा, what do you conclude from observation note in table 11.2? What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms? ठीक है, तो बहुत इजी है। एक बैलून का एग्जांपल इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हम क्या उसका बताया गया है कि वो उसकी जो है क्या शेप चेंज कर सकता है। फोर्स तो बिल्कुल कर सकता है, जैसे कि बैलून है, ठीक है, तो बैलून फूला हुआ है अभी, हम है ना, जब हम इसको फोड़ देंगे, बैलून को पिचका देंगे, उसकी हवा निकाल देंगे तो वो उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो सिकुड़ जाएगा बिल्कुल, तो उसका शेप चेंज हो गया। तो अगर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और फोर्स लगाकर उसको जो हम फोड़ रहे हैं तो उसका शेप चेंज हो रहा है, तो यानी कि फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है, ओके। फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज दैट अ फोर्स। तो फोर्स के बारे में 3-4 तथ्य हैं जो कि आप जान लीजिए कि मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेस्ट में है तो रेस्ट से वो चलने भी लग सकता है, ठीक है। मान लीजिए एक बॉल रुकी हुई है, अगर हमने उस पर फोर्स लगाया तो वो आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, तो हो सकता है वो चलने लगे। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स मूविंग। हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है मूविंग से बदल जाए, चेंज हो जाए। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और हो सकता है कि जो उसका चलने का डायरेक्शन है फोर्स लगाकर वो भी चेंज हो जाए। मे ब्रिंग आउट अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो जाए। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे इफेक्ट्स जो है फोर्स के कारण आ सकते हैं, ठीक है। फोर्स यानी कि किसी चीज़ का जो है रेस्टिंग अगर पोजीशन में है तो उसकी गति बढ़ा सकता है, उसका शेप चेंज कर सकता है, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, और उसका शेप भी चेंज कर सकता है, ओके, उसकी स्पीड चेंज कर सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रेवल आप अपने आप कर लेंगे, ये तो हो जाएगी आपसे, ईजी है, ठीक है। चलिए, while a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of force, ठीक है। Thus an object cannot move by itself। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है अपना कोई अपने आप ही मूव नहीं कर सकती जब तक हम उस पर खुद फोर्स ना लगाएं। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाय इटसेल्फ। वो अपनी स्पीड अपने आप चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन। वो अपना डायरेक्शन जो है अपने आप नहीं चेंज कर सकती। एंड इट इज शेप कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। और उसका जो शेप है वो भी अपने आप चेंज नहीं हो सकता है, ओके। चलिए अब जो है, अब आती है बात कांटेक्ट फोर्सेस की। तो कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है मस्कुलर फोर्सेस, यानी मसल्स का जो फोर्स होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में एक पेन है, ठीक है, तो वो मस्कुलर फोर्स कहलाएगा क्योंकि हम उसी पेन को पकड़े हुए हैं, ओके। और हमारे सामने क्लास में अगर ब्लैक बोर्ड दिख रहा है हमको, तो वो हमारा कांटेक्ट फोर्स में नहीं आएगा क्योंकि हम उसको टच नहीं कर पा रहे, दूर से सिर्फ देख रहे हैं उसको, तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स में आएगा, ओके। तो कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। क्या आप किसी बुक, सॉरी दोबारा बताऊंगी कि कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। क्या आप किसी बुक को अगर टेबल पर रखिए तो आप उसको सरका सकते हो या फिर उसको उठा सकते हो उसको बिना टच करे हुए। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। क्या आप किसी बाल्टी को, पानी की बाल्टी को, उसको बिना होल्ड करे हुए उसको उठा सकते हो। जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द, ठीक है, ये वही है कि जनरली जब आप फोर्स लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट पर तो आपकी बॉडी जो है उसके कांटेक्ट में आती है, तो उसको ही हम कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। और ऐसा ही होता है मस्कुलर फोर्सेस, ओके। चलिए, द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो भी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप, ठीक है। जो कांटेक्ट होता है वो किसी स्टिक की हेल्प से हो सकता है या फिर रोप की, पीस ऑफ रोप से भी हो सकता है। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर। जब हम क्या करते हैं कि स्कूल बैग को उठाते हैं या फिर बाल्टी को, बाल्टी पानी की बाल्टी उठाते हैं, तो वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम। तो ये फोर्स आता कहाँ से है। दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। तो ये जो फोर्स होता है वो हमारी बॉडी के मसल्स के एक्शंस के थ्रू आता है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम बाल्टी को खींच रहे हैं तो अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, है ना। बैग को टांग रहे हैं तो शोल्डर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो मसल्स के कांटेक्ट में आने से जो फोर्स बनता है उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स, ओके।
द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। उस वाले फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जो फोर्स आपके मसल्स के कांटेक्ट में आने से होता है, ठीक है, मसल्स के कांटेक्ट में आने से लगता है, उसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ओके, animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. Animals like bullocks, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks they use muscular force। ठीक है, तो ये सिंपल है कि एनिमल्स भी इस तरीके का मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। जैसे कि बैलगाड़ी चल रही है तो वो अपना मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, डंकीज और कैमल्स भी लगा रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं एनिमल्स, वो भी मस्कुलर फोर्स लगाकर ही करते हैं। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ध्यान रखना है कि मस्कुलर फोर्स तभी अप्लाई होगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में उसकी मसल्स आती हैं। ठीक है, तभी होगा जब मसल्स हमारी उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएंगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टेक्ट फोर्स। इसको हम कॉन्टेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्सेज? लेट अस फाइंड आउट। क्या और भी तरीके के कॉन्टेक्ट फोर्सेज हैं? आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सेकंड आता है फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन का क्या होता है? घर्षण। घर्षण बोलते हैं इंग्लिश में फ्रिक्शन को, घर्षण। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम टू द रेस्ट। याद कीजिए, जब एक बॉल जो रोलिंग होकर ग्राउंड में आती है, ग्रेजुअली गिरती है और वो फाइनली रेस्ट में आ जाती है। व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसिकल। जब हम एक बाइसिकल चलाते हैं, ठीक है, पैडल से चलाते हैं, और जब हम पेडलिंग करना रोक देते हैं तो वो रुक जाती है। इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू द स्टॉप। ओके, अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम्स टू द रेस्ट सिंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। एक कार और एक स्कूटर भी रुक जाएगा अगर उसका इंजन हम ऑफ कर देंगे तो। सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग इट। ऐसे ही बोट होती है, अगर उसको हम रोइंग करना बंद कर दें, जो चप्पू चलाते हैं, अगर हम उसको बंद कर दें तो वो भी रुक जाएगी। कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंस? क्या आप ऐसे ही एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हो? इन ऑल दीज सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड दे कम टू द रेस्ट आफ्टर सम टाइम। इन सारी सिचुएशंस में क्या हो रहा है? जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट पर लग नहीं रहा है, क्योंकि हम सारा ही काम रोक दे रहे हैं। जैसे साइकिल चला रहे हैं तो पैडल को पैडलिंग नहीं कर रहे हैं तो फोर्स नहीं लग रहा, तो वो भी रुक रहा है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कार चल रही है, इंजन ऑफ कर दिया तो नहीं हो रहा है, तो सब चीज़ें जो है रुक कर रेस्ट में आ रही हैं कुछ समय बाद। तो व्हाट कॉजेज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन? तो ऐसा क्या कारण है जो उनके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है? कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम? क्या उस पर कोई और तरीके का फोर्स लग रहा है? कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस? क्या आप ऐसे फोर्स की डायरेक्शन का ज्ञान कर सकते हो, ये बता सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है? द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये जो फोर्स लग रहा है, इन सारे एग्जाम्पल में जो फोर्स लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट पर लगाया जा रहा है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, वो कौन सा होता है फोर्स? वो होता है फ्रिक्शन। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू द रेस्ट। ये फोर्स ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक बॉल चल रही है, ठीक है, ऊपर से गिरी नीचे आई, ठीक है, तो बॉल जब ऊपर से नीचे आई तो ग्राउंड और बॉल के बीच में जो फ्रिक्शन पैदा हुआ, तो वो वाला फोर्स हो गया। ठीक है, बॉल और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन, ठीक है, ब्रिंग्स द मूविंग बॉल, जिससे कि बॉल रेस्ट में आई। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू द स्टॉप एंड वंस यू स्टॉप रोइंग। ठीक है, उसी तरीके का फ्रिक्शन जैसे कि एक बोट और वाटर के बीच में हुआ, जब हमने रोइंग करना बंद कर दिया तो वाटर और बोट के बीच में जो फ्रिक्शन आया, वो वाला फ्रिक्शन, ओके, उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। मान लीजिए, ठीक है, एक व्यक्ति है यहाँ से, ठीक है, उसने यहाँ से एक बॉल फेंकी, वो यहाँ पर लगी, ठीक है, आके, ठीक है, तो यहाँ से लगी, और अगर इस साइड से जो है कोई इसको रोक रहा है, ओके, उस साइड से कोई इसको रोक रहा है, ठीक है, तो इस साइड से अर्थ और आदमी के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक साइड से चीज़ जा रही है और दूसरी साइड से रुक रही है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कॉन्टेक्ट बिटवीन सरफेस, दोनों ही में ये फ्रिक्शन क्या होगा? ये हमेशा सरफेस के कॉन्टेक्ट में आने से होता है। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टेक्ट फोर्स, ये भी एक कॉन्टेक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 12। आप अब ज़्यादा इस फोर्स के बारे में चैप्टर 12 में पढ़ोगे। ओके, यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज एडिशनल फॉर द एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद इट। लेट अस फाइंड आउट। आइए, और कॉन्टेक्ट फोर्सेस होते हैं, ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा
तो ये हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। ओके, अब आता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ओके, तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस में क्या क्या आता है, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है। मैग्नेट तो आप लोगों ने देखी होगी, तो मैग्नेट को जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक साथ लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ये रहे, जैसे ये हो गया एन और ये हो गया हमारा एस। ओके, ठीक है, सही से इस पर बन नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे इधर का हो गया, अगर इसका नॉर्थ इसके साउथ के पास आ गया तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और अगर दोनों का नॉर्थ नॉर्थ मिक्स हो गया तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेंगी, यानी दूर भागेंगी एक, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। ओके, टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स ओवर 3 राउंड शेप पेंसिल्स और वुडन रोलर्स एज शीन शोन द फिगर, ठीक है। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स। ये वही एक्टिविटी आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैग्नेट का मैंने सिंपल सा समझा दिया है आपको कि कैसे वो अट्रैक्ट होगी और कैसे ही वो रिपल्स होगी, ठीक है। यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपील ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि जो मैग्नेट के लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपील करते हैं, जैसे कि नॉर्थ अगर नॉर्थ के संपर्क में आएगा, ठीक है, नॉर्थ पोल दो मैग्नेट है मान लीजिए, अगर उसका नॉर्थ पोल दूसरे के नॉर्थ पोल के संपर्क में आएगा तो वो एक दूसरे को रिपील करेंगे, यानी कि वो दूर भागेंगे एक दूसरे से। और अगर अनलाइक पोल्स उनके एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, मान लीजिए उसका साउथ दूसरे के नॉर्थ के संपर्क में आएगा, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। ऐसा ही अट्रैक्ट और रिपल्जन जो है ऑब्जेक्ट के बीच में भी देखा गया है, जैसे कि पुल और पुश फॉर्म में देखा गया है, ठीक है, जैसे खिंचाव या उसको धक्का देना। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन द देम। अ मैग्नेट कैन exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by a magnet is an example of a non-contact force, ठीक है। दो मैग्नेट अगर होती हैं तो वो अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं या फिर वो एक दूसरे को रिपल्स कर रही हैं, तो ऐसे एक तरीके के फोर्स के कारण होता है, ठीक है, जो दो मैग्नेट में लगाया जाता है, तो वो होता है एक तरीके का मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और ये होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बिना टच करे हो रहा है, ठीक है, बिना टच करे हो रहा है, इसको टच करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसी तरीके से अगर जैसे हम एक आयरन का टुकड़ा एक मैग्नेट के पास लाएंगे, ठीक है, तो जल्दी से वो उसके ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है, तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही उदाहरण है। ओके, अब एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या मतलब है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। जैसे कि किसी चीज़ को अगर हम रब करेंगे, ठीक है, मान लीजिए हम अपने बालों में किसी पेपर को रब कर रहे हैं, हमारे बालों में ऑयल पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अगर हल्का सा ही पड़ा हुआ है, ठीक है, रब करा हमने, तो कागज़ पे जो जमा कागज़ पे जो चार्ज आया, ठीक है, और बाहर से उस पर चीज़ कोई आकर चिपक गई, तो वो वाला चार्ज जब दोनों ऐड होकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने शॉर्ट में समझा दिया है, अब यहाँ से पढ़ लेंगे इसको कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी से लगा हुआ फोर्स जो एक्सर्ट होता है उसके अंदर, और अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, और दूसरी अनदर चार्ज बॉडी या फिर अनचार्ज बॉडी, इज नोन एज, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। दिस फोर्स कम इन टू द प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ये फोर्स तब लगता है जब बॉडीज एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बने हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस तरीके के। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15। आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में चैप्टर 15 में पढ़ोगे, इसमें जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही आप समझिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप चैप्टर 15 में पढ़ोगे। ओके, फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जैसे यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। आपने देखा होगा कि जैसे कोई कॉइन ले लेंगे या फिर पेन होगा, जब वो आपके हाथ से स्लिप होकर ग्राउंड पर गिरता है, द लीव्स और फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट। ऐसे ही जो फ्रूट्स और वो लीव्स होती हैं पेड़ों से, वो उससे डिटैच होकर ग्राउंड पर गिरती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट सो। आपको क्या ये सोच का आश्चर्य नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है। वेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट रेस्ट। जब हमारा जो कॉइन होता है अगर हमारे हाथ में होता है तो वो रेस्ट में होता है। एज सुन एज इट इज रिलीज, जैसे ही वो रिलीज होता है हमारे हाथ से, इट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड्स, तो ये नीचे की साइड में मूव करने लगता है।
इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज। तो ये क्लियर है कि जो उसकी स्टेट थी कॉइन की, पहले वो रेस्टिंग पोजीशन में था, फिर वो जब नीचे आया तो वो मोशन में आ गया, तो इससे उसकी स्टेट चेंज हुई। तो कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या आप बता सकते हो कि इस पर कोई फोर्स लग रहा है? विच इज़ द फोर्स? तो ये फोर्स कौन सा है? ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट्स है या फिर चीज़ें, जब वो ऊपर से नीचे गिरती हैं, ठीक है, तो ऐसा ही फोर्स के कारण होता है जिससे कि उनको वो नीचे की तरफ खिंचाव महसूस होता है, इसलिए वो गिरती हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन बॉल ऑल ऑफ अस ऑल ऑफ द टाइम विदाउट आर बीइंग अवेयर ऑफ इट। ठीक है, वाटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप। जैसे कि वाटर होता है, जब हम टैप को खोलते हैं तो वाटर जैसे पानी पर गिरता, वो वाटर जो है नीचे ज़मीन पर गिरता है। वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऐसे ही नदियों का जो पानी है, ठीक है, झरनों का जो पानी है, इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड, वो नीचे की साइड आता है, तो वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ही आता है। ठीक है, अगर ऊपर से कोई चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ अगर रेस्टिंग पोजीशन में है और फिर वो मोशन में आ गई, तो वो नीचे खिंचाव के कारण आई है। ठीक है, तो वो जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है, क्योंकि उससे उसको खिंचाव महसूस होता है। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। ग्रेविटी जो है अर्थ की ही प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, बल्कि हमारे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, वेदर स्मॉल और लार्ज, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। वो हर ऑब्जेक्ट पर एक दूसरे से वो हर ऑब्जेक्ट पर जो है फोर्स लगाते हैं। दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। मान लीजिए बॉल है, ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, जमीन पर आ रही है, तो जो बॉल पहले रेस्टिंग पोजीशन थी हमारे हाथ में, फिर वो नीचे आई तो उससे उसको खिंचाव महसूस हो रहा है, तो बॉल और अर्थ के बीच में जो वो आ रहा है फोर्स, उसको ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, रेस्टिंग पोजीशन से अगर कोई चीज़ मोशन में आ रही है तो वो एक फोर्स के कारण आ रही है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन आप लोग कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगी कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। दिस फोर्स इज नोन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ठीक है, फोर्स आपको सबको समझ में आ गया है। अब हम प्रेशर के बारे में बात करेंगे कि प्रेशर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और अ साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन द रूफ टॉप्स। आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि जब स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, तूफान अगर आता है, तूफान होता है या फिर साइक्लोन के समय पर जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो अपने साथ रूफ टॉप्स को बहाकर ले जाती हैं, उड़ाकर ले जाती हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कॉस्ड बाय द डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। और आपने ये भी जाना है कि विंड्स और साइक्लोन्स जो होते हैं ये एयर प्रेशर के डिफरेंसेस के कारण आते हैं। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? क्या प्रेशर और फोर्स में कोई रिलेशन है? लेट अस फाइंड आउट। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। एक नेल को, मतलब कील को, एक किसी चीज़ को एक वुडन के उस पर ठोकने की कोशिश कीजिए हथौड़ी से। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितना ही शार्प कोई चीज़ होगा, उसका एजेस जितना शार्प होगा, जैसे मान लीजिए हथौड़ी है, ठीक है, हथौड़ी से हम उसे ठोक रहे हैं, कील का अगर उसकी नोक शार्प है, किसी वुडन उस पर ठोक रहे हैं तो जल्दी से उसमें छेद हो जाएगा। ठीक है, देखा होगा आपने। यानी इसका मतलब यह है कि जिसका एरिया जितना कम छोटा होगा, ठीक है, जो प्रेशर होगा वो एरिया पर डिपेंड करता है, तो जिसका एरिया जितना कम होगा, ठीक है, उसका प्रेशर उस पर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में समझाया आपको ये चीज़। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्लेज अ रोल इज मेकिंग दिस टास्क ईजियर। ठीक है, वही बात है जो मैंने समझाई है कि अगर आप शार्प चीज़ लोगे कोई, तो उससे अच्छी तरीके से आप उसमें छेद कर लोगे। जितना कम एरिया होगा उतना ही ज़्यादा उस पर प्रेशर हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ये प्रेशर की डेफिनेशन है यहाँ से कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो एरिया जितना कम होगा उस पर उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। ओके, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन। याद कीजिए कि इस अबव एक्सप्रेशन में
एरिया जो है वो डिनोमिनेटर है, ठीक है। सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स। बात वही है कि अगर एरिया स्मॉलर है तो प्रेशर जो है उसका लार्जर होगा। अगर आ जाए क्वेश्चन तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉन थिन स्ट्रैप। क्या आप इस बात को अब एक्सप्लेन कर सकते हो कि शोल्डर बैग्स जो होते हैं वो ब्रॉड स्ट्रैप्स के क्यों होते हैं, नॉट थिन स्ट्रैप, उनकी जो स्ट्रिप होती है पतली क्यों नहीं होती? क्योंकि वही वाली बात है कि शोल्डर जब ब्रॉड होंगे, उनका एरिया ज़्यादा होगा तो उससे बच्चों को प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। और अगर एरिया छोटा होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर उनकी स्ट्रिप जो चौड़ी बनाई गई है इसलिए बनाई गई है जिससे कि बच्चों को वजन ना लगे, बच्चों को वेट ना लगे, ठीक है। तो मैंने बताया जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ओके, समझ में आ चुका है अच्छी तरीके से? आपको प्रेशर के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए हो, ठीक है। एंड वाई द टूल्स मीन फॉर कटिंग एंड पायर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस। और क्यों ये जो टूल्स होते हैं कटिंग और पायर्सिंग के, तो वो हमेशा शार्प एजेस के बनाए जाते हैं, क्योंकि जिससे कि वो आराम से कट सके कोई चीज़, ठीक है। अब समझ में आ गया है आप लोगों को? देखो जैसे ये पहली सोच रही है कि आई नाउ अंडरस्टैंड वाई पॉटर्स प्लेस ऑन देयर हेड्स अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ। अब मैं समझी कि पॉटर्स जो है अपने सर पर क्यों एक राउंड कपड़े का राउंड राउंड बनाकर अपने सर पर रखते हैं। व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड, जब वो अपने जो हैवी लोड्स अपने सर पर रखते हैं जिससे कि उनको वजन ना महसूस हो। बाय दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड, सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस्ड एंड दे फाइंड इट ईजियर टू कैरी द लोड, ठीक है। जिससे कि वो इसलिए रखते हैं कि सर का जो एरिया है कपड़े से लगाकर वो बढ़ जाए, और जब वो बढ़ेगा तो उससे उनको फोर्स कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा, और उससे उनको सर पे वजन महसूस नहीं होगा, ठीक है। और वो आराम से उस सर पे अपने लोड को कैरी कर सकेंगे, ठीक है। तो अब आता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स एंड गैसेज। लिक्विड्स और गैसेज के द्वारा प्रेशर कैसे एक्सर्टेड होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। ये रहा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने दो पाइप लिए, टेस्ट ट्यूब ले ली है ना, उसके नीचे दोनों के अंदर बैलून लगाया, ठीक है। तो हमने इसमें इस वाली टेस्ट ट्यूब में हमने पानी यहाँ तक भरा है और इस वाले में हमने भरा है फुल, ठीक है। तो जिसमें कम पानी है, ठीक है, वो जो है बैलून है वो कम फूलेगा, और जिसमें ज़्यादा पानी है, ठीक है, जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है पानी का, तो वो वाला बैलून ज़्यादा फूलेगा, क्योंकि ज़्यादा पानी वाले में ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है। प्रेशर लगने से, ठीक है, वो बैलून ज़्यादा फूल रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला दिखाया गया है, यानी कि जो लिक्विड्स होता है एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये लिक्विड्स जो होता है, ठीक है, ये कंटेनर की वॉल पर एग्जर्ट्स कर लेता है। सारे जो है लिक्विड्स एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये कंटेनर जैसा ही शेप ले लेता है और प्रेशर एग्जर्ट्स करता है, इसीलिए बैलून फूल रहा है, ठीक है। जो बैलून फूला हुआ दिखाया गया, इस वाले में प्रेशर कम है पानी का, ठीक है, इसी चक्कर में जो बैलून है नहीं फूल पा रहा है। तो जिसमें ज़्यादा पानी का प्रेशर होगा वो वाला बैलून ज़्यादा फूलेगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि दोनों एक्टिविटीज़ में किस में ज़्यादा बैलून फूला नजर आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप बताएंगे जिसमें ज़्यादा पानी का प्रेशर है तो वो वाला बैलून फूलेगा, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में आपको समझा है, ये आपको समझ में आ गई होगी एक्टिविटी, यानी कि अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जो होता है वो कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट्स करता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कह सकते हो कैन यू नो नाउ से द लिक्विड्स एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। क्या आप कह सकते हो कि लिक्विड्स जो होते हैं वो एक्सर्ट्स प्रेशर, वो कंटेनर की वॉल्स का प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर एक वो है बॉटल है, उसमें हमें छेद कर दी जाए इधर से भी इधर से भी इधर से, तो पानी जो है सेम मात्रा में दोनों तीनों साइडों से निकलेगा, क्योंकि वो प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है। लिक्विड्स एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, ठीक है। लिक्विड्स जो होते हैं वो इक्वल प्रेशर के साथ सेम, मतलब जो कंटेनर की वॉल होती है, ठीक है, वॉल ऑफ द कंटेनर, उसका जो प्रेशर होता है वो इक्वल रहता है। ओके, आपने देखा होगा अगर कर देंगे तो कहीं ये नहीं कहीं से कम निकल रहा है कहीं से ज़्यादा निकल रहा है, सेम उसके हैं, अगर होल कर दी जाएंगे तो सेम मात्रा में ही पानी निकलेगा। ओके, और ऐसा ही गैसेस में होता है, ठीक है। तो गैसेस में भी क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो कंटेनर की वॉल से एक्सर्ट्स होता है, ठीक है। गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। ओके, अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, यू नो दैट देयर इज एयर और अराउंड अस। आपने देखा होगा और आप जानते भी हो कि हमारे चारों तरफ एयर है। दिस एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक फेयर, सॉरी। और ये एयर का जो एनवलप है, एक तरीके का एनवलप भी है, तो इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है।
अर्थ की सरफेस पर ये बहुत कई कई किलोमीटर तक होती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस अर्थ से इस जो ये प्रेशर है एयर का, जो ये एग्जर्ट्स होता है, उसको ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। वी नो दैट pressure is force per unit area. If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the weight of the air is this cylinder is the atmospheric pressure. ठीक है, तो इस सिलेंडर का जो वेट होगा, अगर हम एक सिलेंडर ले लें, ठीक है, वो हवा से पूरा भरा हुआ है, तो इस सिलेंडर का जो वेट होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन हम ये कैसे बताएंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर छोटा है या बड़ा है? लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, इस प्रेशर को हम इसके मैग्नीट्यूड के द्वारा पता लगाते हैं। ठीक है, और अगर अब ये बताया जाए कि अगर एटमॉस्फेरिक में प्रेशर है, ठीक है, तो वो हमें महसूस क्यों नहीं होता? ठीक है, तो इसलिए महसूस नहीं होता कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, तो उतना ही प्रेशर हम अपने बाहर निकालते हैं। जितना प्रेशर हम एटमॉस्फेयर का अपने अंदर ले रहे हैं, उतना ही प्रेशर हम बाहर निकाल रहे हैं। तो वो दोनों प्रेशर जो होते हैं एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन योर हेड, इसलिए हमें अपने सर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस नहीं होता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि द वेट ऑफ एयर इज अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया इतना, ठीक है, इज एज लार्ज एज 1000 किलोग्राम। द रीजन वी आर नॉट टच्ड अंडर द दिस वेट इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज, क्योंकि हमारे जो प्रेशर है बॉडीज के बाहर का जो प्रेशर है इज ऑल्सो इक्वल टू द, वो बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाहर बराबर है। जैसे कि हम बॉडी से जो प्रेशर निकाल रहे हैं, मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिल्कुल बराबर है, तो दोनों ही प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए हमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये महसूस नहीं होता है। ठीक है, ये अगर आप पढ़ना चाहो समझ लेना, मैंने बस शॉर्ट में समझा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आ सकती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको समझ लेंगे, मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आता है कि डिड यू नो ऑटो वॉन गुइरिक्स, अ जर्मन साइंटिस्ट ऑफ 17th सेंचुरी, इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ द वेसल्स। ठीक है, ओटो वॉन गुइट्रिक जो थे एक जर्मन साइंटिस्ट थे, 17th सेंचुरी में उन्होंने एक पंप का इन्वेंट किया था टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ द वेसल। ठीक है, उसमें उन्होंने हवा निकाल दी थी, वेसल था खाली। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, इस पंप की सहायता से ही डिमॉन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर। ठीक है, इस पंप की सहायता से वो जानना चाह रहे थे कि एयर प्रेशर जो फोर्स होता है उसका कैसे वो देखा जा सकता है। तो उन्होंने जब उसकी वेसल्स को निकाल, उसके हवा को निकाल दिया, खाली वेसल्स रह गया, तो उन्होंने उसमें घोड़े भी लगाए, दोनों साइडों में बहुत सारे घोड़े लगाए, लेकिन वो उसको दोबारा खींच नहीं पाए, क्योंकि हवा में भी दाब होता है, तभी इसको खींच पाएंगे। ही ज्वाइन टू मेटालिक हेमिस्फीयर्स of 51 centimeter diameter each and pumped air out of them. Then he employed 8 horses on each hemisphere to pull them apart. So great is the force of air pressure that the hemisphere could not be pulled apart. लेकिन फिर भी वो उसको नहीं खींच पाए, क्योंकि अगर जब वो सिकुड़ा हुआ था उसमें हवा ही नहीं थी, तो वो उसको नहीं खींच पाए। ठीक है, तो हॉर्सेस पुलिंग द हेमिस्फीयर, उसको खींचते हुए। समझ में आया आप लोगों को? तो इसी तरीके से चैप्टर मैंने पूरा समझा दिया है, अब आपकी समझ में आया होगा। ये लास्ट टॉपिक था। ठीक है, जैसे कि इसमें यही दिखाया गया है कि एक पंप का निर्माण किया था उन्होंने, एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ द वेसल, उन्होंने उसकी जो वेसल थी, जो हवा थी, उसको निकाल दिया था। ठीक है, इसलिए वो जब उसमें हवा नहीं रही तो उन्होंने घोड़े लगाए, तब भी वो उसको खींच नहीं पाए। ठीक है, 8 घोड़े लगाए थे दोनों साइडों में, फिर भी उसको नहीं कर पाए। तो समझ में आ चुका होगा आपको? ठीक है, चलिए, तो यही थी मेरी वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।